चलिए उत्तराखंड प्राइम की शुरुआत करते हैं। खबर देहरादून से है, जहां तीरथ कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। शाम 5 बजे सचिवालय में सीएम तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर राज्य सरकार मुहर लगा सकती है। चारधाम यात्रा को लेकर हाई कोर्ट के निर्देश के बाद राज्य सरकार की तैयारियों को लेकर कैबिनेट में मंथन हो सकता है। इसके अलावा कोविड-19 तीसरी लहर को लेकर सरकार कैबिनेट में कई अहम फैसले ले सकती है। साथ ही शिक्षा, पर्यटन और गृह विभाग के कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर भी लग सकती है। तो आज की इस बैठक पर सबकी निगाहें टिकी होंगी कि कौन कौन से विभाग से कौन कौन से अहम फैसले निकल के आते हैं। मंथन के लिए जो विषय है वो कुछ इस तरीके से होगा। बड़ी खबर देहरादून से, कोरोना काल में यात्रियों के लिए बड़ी राहत। दूसरे राज्यों के लिए रोडवेज बसें चलाने पर फैसला हो सकता है, ऐसी खबर मिल रही है। सीएम तीरथ रावत यूपी के सीएम से बात कर रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ से बात कर रहे हैं और अब दोनों सीएम मिलकर ये फैसला ले सकते हैं कि दोनों राज्यों के बीच आवागमन सुचारू किया जाए या फिर नहीं। अभी तक यूपी की सीमा तक ही रोडवेज बसें जा रही थी, लेकिन ये अहम फैसला हो सकता है। ज्यादा डिटेल के लिए पंकज राणा का रुख करते हैं, हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। पंकज, ये बताइए, ये बड़ा फैसला होगा, कब तक आ सकता है ये फैसला? बिल्कुल, देखिए, संभवतः माना जा रहा है कि क्योंकि उत्तराखंड में 29 जून तक कोरोना कर्फ्यू लागू है, तो उसके समय अवधि के बीच ही ये फैसला लिया जा सकता है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कल यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस संबंध में बात की थी और उन्होंने कहा था कि जो उत्तराखंड की बसें हैं वो उत्तराखंड की बसें सिर्फ बॉर्डर तक ही जा रही हैं, उन्हें यूपी में प्रवेश नहीं मिल रहा है, तो उनके सफल संचालन के लिए आगे कार्रवाई की जानी चाहिए। क्योंकि जो उत्तर प्रदेश की बसें हैं वो भी उत्तराखंड बॉर्डर तक ही आ रही है और यात्रियों को वहां तक छोड़ रही है। उसके बाद उत्तराखंड की बसें उन्हें लेकर देहरादून अलग अलग जगह पर जाती है, तो इसलिए रोडवेज बसों के संचालन की अनुमति मांगी गई है कि दूसरे प्रदेशों में भी रोडवेज बसों का संचालन किया जाता है। क्योंकि घाटी में निगम चल रहा है और काफी तरह की दिक्कतें निगम को हो रही है, तो संभवतः माना जा रहा है कि 29 तारीख को जब कोरोना कर्फ्यू उत्तराखंड में खत्म हो जाएगा, आगे की मियाद यदि बढ़ाई जाती है तो इस पे आगे पर भी फैसला लिया जा सकता है कि उत्तराखंड की बसें अन्य प्रदेशों में चलाई जा सके, ताकि यात्रियों को भी सुविधा मिल सके और जो घाटी में निगम चल रहा है उसको भी उबारा जा सके। बिल्कुल, जो निगम घाटे में चल रहा है, और पर्यटन विभाग का भी जिक्र करना होगा पंकज, क्योंकि देखिए ये सीजन है, गर्मियों से लोग पहाड़ों का रुख करते हैं। निश्चित तौर पर क्योंकि पर्यटन काफी महत्वपूर्ण है और इस वक्त यदि पर्यटन के लिहाज से ये चीजें नहीं शुरू होती तो निश्चित तौर पर बड़ा घाटा भी झेलना पर्यटन को पड़ सकता है। क्योंकि पिछले दौरान लगातार कर्फ्यू बना हुआ है, लोगों की एंट्री बॉर्डर से नहीं हो पा रही है। इस लिहाज से ये महत्वपूर्ण है कि दूसरे प्रदेशों के लोग यदि उत्तराखंड आएंगे, देहरादून, मसूरी, रानीखेत, नैनीताल अलावा कई जो पर्यटक स्थल है वहां पर आएंगे तो उन्हें रोडवेज की सुविधाएं मिलनी चाहिए। जाहिर तौर पर पंकज, ये सीजन है, गर्मियों में लोग रुक करते हैं ठंडी जगहों का और ऐसे में बसें बंद है। देखते हैं किस तरीके का फैसला आता है। आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। कोरोना महामारी के कारण अगले महीने शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा पर संशय की स्थिति है। अभी तक शासन और प्रशासन की तरफ से कांवड़ यात्रा को लेकर कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। कांवड़ यात्रा से व्यापारियों को बड़ी आस रहती है। वहीं इस यात्रा को लेकर एसएसपी का कहना है कि जब प्रशासन की ओर से यात्रा की रूपरेखा तैयार की जा रही है, चारधाम यात्रा के अलावा कांवड़ यात्रा से स्थानीय कारोबारियों को काफी उम्मीद रहती है। 6 अगस्त को सावन मास की शिवरात्रि है और 1.5 महीने तक, या फिर यूं कहे 1.5 महीने पहले ही पुलिस प्रशासन की कांवड़ यात्रा की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। वर्तमान हालातों को देखकर ऐसा तो नहीं लगता कि इस बार भी सरकार कांवड़ यात्रा को अनुमति दे पाएगी। तो कांवड़ यात्रा से तमाम कारोबारियों की उम्मीदें जुड़ी रहती हैं। प्लानिंग जो है उस बारे में जो है चल रही है। अभी ये कोरोना का सिचुएशन का मद्देनजर रखते हुए शासन का आदेश जो भी होगा उसके अनुसार कार्रवाई करने के लिए हमारा तैयारियां चल रही है। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी रोहित शिकोला का रुख करते हैं, फोन लाइन पर मौजूद है। रोहित, ये बताइए कि पिछले साल तो मायूसी हाथ लगी थी, इस साल भी जिस तरीके की तैयारी दिखाई दे रही है, लगता नहीं है कि हरी झंडी मिल पाएगी। मैं बताना चाहूँगा कि 2020 में जब कोरोना आया था तो कांवड़ यात्रा नहीं हुई थी और हरिद्वार के व्यापारी क्योंकि कांवड़ पे मेले पर निर्भर रहते हैं, उनका परिवार का पूरा साल खर्चा जो भी होता है वो कांवड़ बड़े मेले के ऊपर ही निर्भर होता। तो पिछले साल तो मायूसी छाई थी, मगर इस बार भी ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि जैसे ही एसएसपी हरिद्वार ने बताया कि कांवड़ मेले के लिए पुलिस प्रशासन तो तैयारी कर रहा है, मगर अभी कोई शासन से आदेश नहीं है, क्योंकि कोरोना के चलते हुए अभी बॉर्डरों को भी चेकिंग चल रही है और जो कांवड़ मेले में यात्री आते हैं वो हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की बड़ी संख्या में आते हैं।
यदि वो यात्री हरिद्वार में नहीं आते हैं तो यहाँ के व्यापारी को बहुत नुकसान झेलना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा उनकी पारिवारिक आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब होगी। और पुलिस प्रशासन का जब तक शासन का कोई आदेश नहीं आएगा जब तक हम इसमें जल्दी कुछ कह नहीं सकते कांवड़ मेला होगा या नहीं लगा। जिस हिसाब से स्थिति चल रही कि ऐसा संभव कम लग बिल्कुल रहा है कि रोहित, कांवड़ मेला क्योंकि हो पाएगा। कावड़ मेले की तैयारी अपने आप में एक बड़ा आयोजन होता है। पुलिस विभाग की ओर से मुस्तैदी लंबी पूरी रूट पर होती है। देखते हैं इस तरीके की तैयारी कैसे हो पाएगी। आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए अब आपको जोशीमठ की तस्वीरें दिखाते हैं। जोशीमठ में भारी बर्फबारी के बीच पांडुकेश्वर गांव के लोग कणघंटा की देवरा यात्रा में जा रहे हैं। भारी बर्फ के बीच घंटा कर्ण से जो भक्त हैं वो नंगे पांव चल रहे हैं। रास्ता तो आसान है नहीं, जरा देखिए इन तस्वीरों को। जरा सी भी अगर चूक होती है तो ये जान पर भारी पड़ेगी। लेकिन हालात ये हैं, आस्था हर एक चीज पर भारी पड़ रही है। इतनी दिक्कतों के बाद इनके चेहरों पर शिकन तक नहीं है। नंगे पांव ये आगे बढ़े जा रहे हैं। हम आगे बढ़ते हैं, मौसम का रुख करते हैं, जहां उत्तराखंड में मौसम विभाग ने एक बार फिर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आज से 27 जून तक प्रदेश में भारी बारिश की आशंका जताई जा रही है। मौसम विभाग की माने तो प्रदेश के कई हिस्सों पर हल्की गरज के साथ बारिश हो सकती है। मौसम विभाग का ये कहना है कि उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ में बारिश होगी, तो वहीं बागेश्वर जिले में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। ऐसे हालातों में मौसम विभाग की चेतावनी बेहद अहम होती है। अब बात जोशीमठ की, जहां भारत चीन सीमा को जोड़ने वाली मलारी हाईवे आखिरकार इसे खोल दिया है और 10 से 11 दिन से ये बंद था। रैडी के पास भूस्खलन की वजह से इसे बंद करना पड़ा था। लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही थी। बड़ी मशक्कत के बाद बीआरओ ने इस हाईवे को खोला है। इस बार मानसून सीजन की शुरुआत से ही पहाड़ों पर अच्छी बारिश हो रही है। यही वजह है कि नदियों का जल स्तर काफी बढ़ गया है। झीलों के कुदरती स्रोत भी काफी रिचार्ज हो गए हैं। नैनीताल की अगर आप बात करेंगे तो बारिश की वजह से नैनी झील का जल स्तर बढ़ गया है। इस साल गर्मी में पिछले साल की तुलना में ज्यादा बारिश हुई है। यही वजह है कि नैनी झील के जल स्तर को बढ़ा हुआ देखा जा रहा है। यदि बरसात जो इस समय तक रिकॉर्डेड है 869 mm के लगभग हो चुका है। सामान्य बरसात जो नैनीताल का है लगभग 1500-1600 mm के आसपास होता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि 50% रेनफॉल हो चुका है। अब आने वाले समय 15 अक्टूबर तक अगर इसी प्रकार से बारिश इंटरमिटेंट रेनफॉल हुई तो लेक लेवल लगभग 12 फीट पर पहुंचने के पूर्ण आसार है। यदि कंटिन्यूएशन में हुआ तो निश्चित तौर पे हमें पोजीशन ऐसी आएगी कि लेक से वाटर को ड्रा डाउन करना पड़ेगा। तो मानसून सीजन को देखते हुए देहरादून नगर निगम ने भी अपनी तैयारियां कर ली हैं। शहर में होने वाली जल भराव जैसी समस्या को देखते हुए आपदा कंट्रोल रूम तैयार किया गया है। निगम का कहना है कि जल भराव जैसी समस्याओं की सूचना लोग कंट्रोल रूम में दे सकेंगे, जिसके बाद निगम की टीमों को रवाना किया जाएगा। किसी भी प्रकार की अगर शहरी क्षेत्र में जल भराव की और किसी प्रकार की समस्या आती है तो एक डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम भी है और एक हमारा नगर निगम का भी है। उसका हम लोगों ने मोबाइल नंबर और उसके साथ साथ कंट्रोल रूम का जो फिक्स लैंडलाइन नंबर है उसको डिस्प्ले भी कर दिया है। साथ ही साथ इन कंट्रोल रूम के ऊपर पर्यवेक्षण अधिकारी भी लगाए गए हैं, उनका नंबर भी हमने लोगों को दे दिया है। तो अगर किसी प्रकार की कोई इस तरह की संभावना होती है तो लोग तत्काल इस कंट्रोल रूम से संपर्क कर सकते हैं। मानसून सीजन को लेकर पौड़ी एसएसपी ने सभी थानों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। एसएसपी का कहना है कि सभी जिलों के थानों को आपदा राहत उपकरणों के साथ अलर्ट रहने की जरूरत है, ताकि जरूरत पड़ने पर फौरन एक्शन लिया जा सके। अभी आपदा में हमारा पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम को हमने पूरा अलर्ट कर रखे हैं। कहीं भी कुछ भी घटनाएं हो जाता है तुरंत ही हमारे पास मैसेज पहुंचे एंड हमारा लोग भी क्विकली मतलब फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में वहां पर पहुंचे। और हमारे कितना भी हमारे पास इक्विपमेंट है थाना चौकी में वो सारा मेंटेनेंस ठीक है।
और अभी रिसेंटली सबको एक बार ट्रेनिंग भी हमने दिया गया है, कैसे मतलब इक्विपमेंट को यूज़ करना है और कहीं भी कोई घटना हो जाता है वहाँ जाके कैसे फर्स्ट रिस्पॉन्स करेंगे। और देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग को लेकर केदारनाथ धाम में तीर्थ पुरोहितों का धरना जारी है। इस दौरान तीर्थ पुरोहितों ने कहा कि सरकार को जल्द ही देवस्थानम बोर्ड को रद्द करने का फैसला ले लेना चाहिए, नहीं तो वो सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर है। दरअसल ये विवाद पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के बयान के बाद शुरू हुआ। सतपाल महाराज ने कहा कि सरकार देवस्थानम बोर्ड को रद्द करने पर पुनर्विचार के बारे में नहीं सोच रही है, जिसके बाद से ही 4 धाम के पुरोहित हैं वो आंदोलित हैं। तो 4 धाम के पुनर्विचार को लेकर जो स्पष्टता नहीं है, तीर्थ पुरोहितों में गुस्सा देखा जा रहा है। अब बात खटीमा की, जहां स्थानीय लोग बारिश के बाद हुए जल भराव से परेशान हैं। सौंदर्यीकरण के नाम पर सड़कों पर गड्ढे किए गए हैं, अब इन गड्ढों में पानी है। इसी को लेकर व्यापारी शिकायत कर रहे हैं। विधायक पुष्कर सिंह धामी ने जल भराव वाले इलाकों का निरीक्षण किया। कर्णदायी संस्था और स्थानीय अधिकारियों को जल भराव से व्यापारियों को निजात दिलाने के लिए निर्देश भी दिए। बीच में बरसात के कारण से और कुछ कारणों से अभी पूरा काम नहीं हो पाया। उसमें अभी मुझे व्यापारियों ने बताया कि यहाँ पर मेन मार्केट में दोनों तरफ जो है, जहाँ पर अभी सौंदर्यीकरण के बाद ये इसमें डामरीकरण का कार्य होना है, वहाँ पर पानी भरा हुआ है। उसके कारण से आजकल जब से ये लॉकडाउन खुला है तो हमारे आने वाले लोगों को काफ़ी असुविधा का सामना करना पड़ता है। कोरोना संक्रमण का ग्राफ नीचे आते ही रुड़की के बाजारों में फिर से लोगों की भीड़ नजर आने लगी है। इसे लेकर प्रशासन ने मंडी समिति के अधिकारियों को सख्त हिदायत दी है कि मंडी में काम करने वाले हर एक शख्स को वैक्सीनेट किया जाए, साथ ही रेट लिस्ट लगाई जाए ताकि कोरोना के साथ साथ मुनाफाखोरी पर भी लगाम लग सके। एक तो मंडी में जितने भी लोग रहते हैं 18 to 45 प्लस अबव 45, एक तो उनका सभी का वैक्सीनेशन होना है। तो उसमें मोबाइल टीम्स को 1 से 2 बार भेजा भी जा चुका है, लेकिन सभी लोगों का अभी तक वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। और दूसरा, लोगों को वहाँ पे प्रॉपर सैनिटाइजेशन वगैरह करवाने की डायरेक्शन है और लोग इत्यादि मास्क इत्यादि यूज़ करें। और मंडी सचिव को क्लियर मैसेज है कि जो व्यक्ति नहीं करता है तो उस पर पेनल्टी वगैरह भी इम्पोज की जाए। किसानों की माली हालत में सुधार के लिए सरकार मैदानी इलाकों में किसानों को भी पीएम फसल बीमा योजना का फायदा देने जा रही है। इसके तहत ग्राम पंचायत स्तर पर किसानों की फसल को प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान का मुआवजा दिया जा सकेगा। इसके तहत उधम सिंह नगर, देहरादून, हरिद्वार और नैनीताल के किसानों को भी फसल नुकसान होने पर यह मुआवजा मिल पाएगा। अब बात सीएम तीरथ सिंह रावत की, जिन्होंने चुनाव लड़ने की बात पर कहा यह फैसला आला कमान ने करना है। 10 सितंबर को सीएम को विधानसभा सदस्य होना जरूरी है। इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि सरकार पर कोई संवैधानिक संकट है। ये तो आप सब जानते हैं कि 6 महीने के बाद चुनाव में आना ही नहीं होता है। और मैं भी अभी तो मैं सांसद भी हूँ, लेकिन वो भी मैं 6 महीने तक रह सकता हूँ, ये तय है। तो उसके बाद चुनाव में ही जाना है। तो जहाँ जब वो भी निर्णय पार्टी ने लेना, मैंने नहीं लेना, मेरा दिल्ली निर्णय लेगा तो मैं फिर आगे बढ़ूँ। मुझे जहाँ तक ज्ञान है कि ये सारा विषय जो है ये चुनाव आयोग के विवेक पर निर्भर करता है। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं कि जब 1 साल से कम समय रह गया विधानसभा के चुनाव का तो भी उपचुनाव हुए हैं। तो ऐसी कोई, मुझे तो कोई संवैधानिक संकट नज़र नहीं आ रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह और कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव हल्द्वानी में दिवंगत नेता डॉक्टर इंदिरा हृदयेश के श्रद्धांजलि सभा में शामिल होने पहुंचे। इस दौरान प्रीतम सिंह ने कहा कि उत्तराखंड में सीएम की सीट को लेकर चुनाव होने या ना होने पर जिस तरह से संशय चल रहा है, उससे सरकार के पास केवल 3 विकल्प हैं। प्रीतम सिंह ने यह चुनाव आयोग को जो भी फैसला लेगा, कांग्रेस हर चुनौती के लिए तैयार है, ये बात कही। ये जो संवैधानिक नियमों की बात आपने सही है। यदि किसी राज्य के अंदर विधानसभा के आम चुनाव के लिए जो है 1 साल से कम का समय रहता है, तो ऐसी परिस्थितियों में प्रदेश के अंदर कोई उपचुनाव नहीं किए जा सकते। लेकिन ये निर्वाचन आयोग पर निर्भर करता है।
अगर निर्वाचन आयोग संवैधानिक व्यवस्थाओं के अनुरूप काम करेंगे तो स्थिति दूसरी होगी, और अगर निर्वाचन आयोग कठपुतली के रूप में कार्य करते हुए उपचुनाव कराएंगे तो हम तैयार हैं। बागेश्वर से बड़ी खबर मिल रही है। जिला पंचायत परिसर में प्रदर्शन चल रहा है। जिला पंचायत सदस्यों का यह प्रदर्शन है, जहां पंचायत में गड़बड़ी का आरोप लगाया जा रहा है, अधिकारियों पर मनमानी का आरोप लग रहा है। तो जिला पंचायत सदस्यों का प्रदर्शन चल रहा है बागेश्वर में, जहां जिला पंचायत में गड़बड़ियों का आरोप, अधिकारियों के मनमानी का आरोप लगाते हुए तमाम सदस्य इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं। टिहरी में तिब्बत सीमा से लगते ऐसे कई गांव हैं जहां आज भी मोबाइल कनेक्टिविटी की समस्या है। कोरोना के समय में भले ही शहरों में बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हों, मगर यहां आकर ऑनलाइन पढ़ाई के मायने ही नहीं बचते। संचार क्रांति के दौर में उत्तराखंड से लगती सीमा पर मोबाइल कनेक्टिविटी की समस्या है। टिहरी से लगती तिब्बत सीमा पर ऐसे कई गांव हैं जहां पर आज भी लोगों को मोबाइल पर बात करने के लिए 5 से 7 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। बहुत दिक्कत होती है, यहाँ 4-5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। यहाँ टावर नहीं है, कुछ नेटवर्क नहीं है। जब परेशानी होती है, कुछ बीमार हो तो रात जाना पड़ता है बहुत दूर। भिलंगना ब्लॉक का सीमांत गंगी गांव नई टिहरी जिला मुख्यालय से करीब 120 किलोमीटर दूर है। ये गांव भारत तिब्बत सीमा पर बसा है। गंगी गांव डिजिटल इंडिया के इस दौर में मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट से कोसों दूर है। न हमारी ढंग से पढ़ाई हो पाती है, न कुछ। आजकल ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है हमारे गांव में, न तो किसी की ऑनलाइन पढ़ाई चल रही, ना कुछ इंटरनेट हमको पता ही नहीं है। जब से स्कूल बन रहे तब से हमारी पढ़ाई रुक चुकी है। पिछले कई साल से समस्या जस की तस बनी हुई है। स्थानीय विधायक के पास कोविड का बहाना है तो प्रशासन के पास कुछ और कहानी है। देखिए, जियो वालों ने 17 जियो के टावर घनसाली विधानसभा के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति मुझे दे चुके हैं, जिसमें मैंने जियो वालों से पूरा सर्वे करा चुका हूं। लेकिन ये कोविड की वजह से थोड़ा काम प्रभावित हुई। फिर मैं इसमें जैसे ही कोविड समाप्त होगा यथाशीघ्र मैं उस पर काम करवाना है। इसके लिए हमने कई बार पत्र भी लिखा है BSNL को। VSAT वगैरह के लिए भी कुछ प्रस्ताव मांगे गए थे, तो हमने इन गाँवों में के लिए उपलब्ध कराए। तो हमारे स्तर से हमने काफ़ी तैयारियाँ की हुई हैं। बाकी सैटेलाइट फ़ोन वगैरह जनपद में पुलिस के पास और आपदा के कंट्रोल रूम और इवन राजस्व अधिकारियों के पास बहुत पर्याप्त मात्रा में है, जिससे कि किसी इमरजेंसी में संपर्क साध करके आगे कार्रवाई की जा सके। ये कहानी सिर्फ अकेले गंगी गांव की नहीं, बल्कि भिलंगना ब्लॉक के तिनगढ़, तोली, गेवाली, चखाड़ा समेत ऐसे कई और गांव हैं जहां पर मोबाइल नेटवर्क की समस्या है। आपदा की दृष्टि से भी ये इलाका काफी संवेदनशील है। बावजूद इसके यहाँ पर नेटवर्क की समस्या बनी हुई है। ABP गंगा के लिए टिहरी से अंकित मित्तल की रिपोर्ट।